विषय विज्ञान। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को पढ़ाऊंगी कक्षा 10 विषय विज्ञान का पाठ 10 प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। ये इस पाठ का भाग 1 है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंख के रेटिना को प्रभावित करके हमें वस्तुओं का आभास कराती है। अगर हम एक सुग्राही थर्मामीटर को ले लें, उसे सूर्य के प्रकाश में रख दें तो थर्मामीटर में पारा चढ़ जाता है। वो इस बात को व्यक्त करता है कि प्रकाश में ऊष्मीय प्रभाव होता है और इस बात की भी पुष्टि होती है कि प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है। मतलब प्रकाश वह ऊर्जा है जिससे दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है। अब अगर प्रकाश की प्रकृति के बारे में बात करें तो इसके बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए थे। सन 1660 ईस्वी में न्यूटन ने बताया था कि प्रत्येक प्रकाश स्रोत से असंख्य सूक्ष्म और हल्के अदृश्य कण निकलते हैं। इन कणों को उन्होंने कणिकाएं कहा। ये कणिकाएं सभी दिशाओं में प्रकाश के वेग से चलती हैं। जब ये कणिकाएं आंख की रेटिना पर आपतित होती हैं तो हमें वस्तु दिखाई देने लगती है। इसे प्रकाश का कणिका सिद्धांत नाम दिया गया। इसके बाद फिर 1678 ईस्वी में हाइजेंस ने प्रकाश को तरंग के रूप में बताया। ये तरंगे प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से चलती हैं। अब उन्होंने सिद्धांत दिया था तो उनके सिद्धांत को बोला गया था प्रकाश का तरंग सिद्धांत। अब इस सिद्धांत से भी क्या था कि जो व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण जैसी घटनाओं को तो समझाया गया था, लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, रमन प्रभाव, इनके बारे में ये सिद्धांत नहीं बता पाया था। तो उसके बाद 1873 ईस्वी में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल थे। उन्होंने केवल इसके गणितीय सूत्र की सहायता से बताया था कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं और उन्होंने सिद्धांत दिया था जिसका नाम बोला था प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। उसके बाद सन 1900 में मैक्स प्लांक आए थे। उन्होंने प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दिया था। इनके अनुसार प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा पैकेट्स के रूप में होता है और इन पैकेट्स को क्वांटम कहते हैं। आइंस्टीन ने ऊर्जा के इन पैकेट्स को फोटोन कहा था और उसके लिए सूत्र आप लोगों को पता ही होगा, E बराबर h न्यू दिया था, जहाँ पे न्यू जो है वो फोटोन की आवृत्ति थी और h प्लांक नियतांक। उस प्लांक नियतांक का मान होता है 6.62 गुणा 10 की घात -34 जूल सेकेंड। इस सिद्धांत से प्रकाश विद्युत प्रभाव जैसी घटनाओं को समझाया गया। अब इसके बाद आता है आपका प्रकाश का परावर्तन। समझिए, प्रकाश का परावर्तन में जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर, यानी एक प्रकाश की किरण है एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जो गिरने वाली प्रकाश की किरण है इसे हम बोलते हैं आपतित किरण, और जो वापस उसी माध्यम में यानी जो परावर्तित होती है सतह से टकराकर उसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। अब इसके बाद आते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के 2 नियम दिए गए हैं स्पष्ट रूप से। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। और दूसरा उन्होंने ये बोला था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण बोला जाता है आपतन कोण, कोण I, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण बोला जाता है परावर्तन कोण, कोण R। तो ये आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। अगला है आपका आगे दर्पण। हमने परावर्तन पढ़ा, किरण आ रही थी, किरण दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट रही थी। तो वहाँ दर्पण की बात करेंगे हम। दर्पण क्या होता है? कांच की पट्टिका पर परावर्तक पदार्थ जैसे चांदी या निकल, यानी कोई कांच की पट्टिका ले ली, जहाँ कांच की पट्टिका होती है जिसपे दोनों तरफ कोई पॉलिश नहीं है, आर पार दिख जाए। तो कांच की पट्टिका पर परावर्तक पदार्थ चांदी या निकल की पॉलिश कर देते हैं तो वो दर्पण बन जाता है। अब दर्पण को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण होता है समतल कांच की प्लेट के एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दें, तो उसे हम बोलते हैं समतल दर्पण।
और गोलीय दर्पण होता है कांच के खोखले गोले के किसी भाग के एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दें। जैसे समतल दर्पण तो हमारा समतल कांच था, उसके एक पृष्ठ पे हमने पॉलिश कर दी तो ये समतल दर्पण बन गया। कांच के खोखला गोला है एक, उसके किसी भाग के एक पृष्ठ पर, जैसे एक ये भाग मान लिया हमने इसका, ये एक कांच के गोले का भाग है, इसके एक पृष्ठ पर हमने ये पॉलिश कर दिया अंदर की तरफ, तो ये हो गया हमारा गोलीय दर्पण। या फिर ये एक भाग लिया है हमने, इसके बाहर की तरफ पॉलिश कर दी, तो ये हो गया आपका गोलीय दर्पण। अब हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो गोलीय दर्पण को दो भागों में विभाजित किया गया। गोलीय दर्पण नंबर 1 है आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण होता है गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। या फिर हम बोल सकते हैं उभरे हुए हिस्से के अंदर की तरफ पॉलिश हो। ये हिस्सा कहाँ से उभर रहा है, ये उभर रहा है, इस हिस्से के अंदर की तरफ पॉलिश है, तो उसे हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण होता है वो गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो, यानी उभरे हुए हिस्से के बाहर की तरफ पॉलिश हो, ये बाहर की तरफ पॉलिश हो, तो उसे हम बोलते हैं अवतल दर्पण। ये हो गई दर्पण की बात। अब इसके बाद आता है समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा, उसके बाद हमने दर्पण के प्रकार पढ़े, समतल और गोलीय दर्पण। उसके बाद गोलीय दर्पण के प्रकार पढ़े, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। इसके बाद समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। तो देखिए समतल दर्पण से प्रतिबिंब के बनने में क्या है, जैसे कोई वस्तु हमारी एक रखी हुई है समतल दर्पण के सामने, ये आपको समतल दर्पण है, इसके सामने रखी हुई है वस्तु। अब इससे क्या होगा, किरण इस तरीके से एक आपतित हुई, जैसा कि बताया परावर्तन के नियम को फॉलो करते हैं ये, तो किरण आपतित हुई और आपतित होने के बाद ये परावर्तित हो जाती है। अब यहाँ से आप डैश डैश करके आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर ये इस तरीके से, ये इसको हमने नाम दे दिया ए डैश, और जब नीचे हम मुख्य अक्ष को मिलाएंगे तो ये नाम आ गया आपका ए डैश बी डैश, यानी ये हमारी हो गई ए डैश बी डैश प्रतिबिंब। ये हमें समतल दर्पण से इस तरीके से प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। अब समतल दर्पण से प्रतिबिंब की बात करें तो कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। समतल दर्पण से हमेशा प्रतिबिंब हमें आभासी और सीधा प्राप्त होता है। आप लोग सबसे अच्छा उदाहरण अपने घर का देख सकते हैं, कांच के सामने खड़े हो जाएंगे तो हम कांच में दिखाई देंगे, वास्तव में तो हम बाहर खड़े हैं लेकिन कांच में दिखाई देंगे, तो कैसा प्रतिबिंब है वो, आभासी मतलब झूठा। सीधा मतलब हम सीधे खड़े होते हैं तो सीधे ही तो दिखाई देंगे कांच में, ऐसा तो नहीं कि सिर नीचे पैर ऊपर दिखाई देता है, ऐसा नहीं होता है। दूसरा है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर ही होता है, यानी जैसा हम कांच के सामने खड़े हैं वैसे ही हम उतना ही सेम आकार के हम दिखाई देंगे उसमें भी, और इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है जैसी वस्तु का आकार है उतना ही सेम आकार प्रतिबिंब का है। उसके बाद अगली है आपका समतल दर्पण से वस्तु जितनी आगे प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर, यानी जितनी दूरी पर हम दर्पण के सामने खड़े होंगे हमें प्रतिबिंब जो दिखाई देगा उतनी ही दूरी पर बनेगा। यानी ये दर्पण है, इसके सामने इतनी दूरी पर वस्तु है तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी इसके बराबर सेम दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। और अगला एक है कि जो प्रतिबिंब बनता है वो पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तित से मतलब है कि हमें आभासी और सीधा तो दिखाई देता है, बस इतना होता है कि उसका दायां भाग बाएं तरफ और बायां भाग दाईं तरफ दिखाई देता है ना। मतलब हम उदाहरण के, ये समतल दर्पण है और हमने अगर जैसे कोई एक चीज़ इस तरीके से रखी हुई है तो ये अगर दर्पण के हम प्रतिबिंब की बात करें तो ऐसी दिखाई देगी, यानी दायां भाग बाएं की तरफ और बायां भाग दाएं की तरफ दिखाई देता है। इसी को हम बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का प्रकाश का परावर्तन, दर्पण, दर्पण के प्रकार और समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। इसके बाद हम इसके अगले टॉपिक पढ़ेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ज्ञान के पाठ एक रासायनिक अभिक्रिया समीकरण के NCERT हल के लिए सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।